स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स कंप्लीट हो गया था। इम्यूनिटी और एड्स कंप्लीट हो चुका, और आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर। तो हेडिंग डालें कैंसर। एनसीईआरटी में पहली लाइन है कि कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज। ड्रीडेड डिजीज ऐसी डिजीज जिसको भयावह बीमारी कहते हैं। भयावह का मतलब जिसका नाम लेने से डर लगता हो। ठीक है, तो कैंसर से सब लोग डरते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में, वर्ल्ड में सफ़र हैं, और लाखों लोगों की जान साल भर में कैंसर से चली जाती है। इसी नाते आजकल के जो रिसर्च एरिया है उसमें काज ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है एट प्रेजेंट। अब सवाल ये है कि कैंसर होता क्या है। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जब कभी हम लोगों की सेल जो कि नॉर्मल डिवीजन और ग्रोथ करती थी, उसका ग्रोथ और डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया। सामान्य सेल का डिवीजन और ग्रोथ कंट्रोल्ड होता है। जब किसी सेल का ग्रोथ और उसका डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसको हम लोग कैंसरस सेल कहते हैं। अब सवाल है कि क्यों अनकंट्रोल्ड हो गया, कुछ तो कारण होगा। तो हम लोगों में नॉर्मल सेल में एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है और ये दूसरी कोई पर्टिकुलर सेल है। ये सेल इसके कांटेक्ट में है, और जो सेल जिसके कांटेक्ट में होती है उसके ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करती है। तो ये सेल इसके कांटेक्ट में है तो ये इसके ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल कर लेगी। ये सेल बगल में एक और है, ये इसके ग्रोथ और डिवीजन को, तो ये इसके ग्रोथ और डिवीजन को। तो सभी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और एक सेल दूसरे सेल के ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर की सेल मान लेते हैं, इसी बीच में ये सेल इसने कहा कि हम कैंसरस सेल हैं, तो जैसे अपने आप का नाम इसने कैंसरस सेल रखा, इसने क्या किया, कांटेक्ट इनहिबिशन करना बंद कर दिया। अभी तक नियम था कि ये सेल इसके कांटेक्ट में है तो इसके ग्रोथ और डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, लेकिन अभी इसने कांटेक्ट इनहिबिशन का पालन करना ही बंद कर दिया। इसके नाते इसका ग्रोथ और इसका डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, और अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो फिर मास ऑफ सेल बनेगा, और उसी मास ऑफ सेल का नाम ट्यूमर होगा। अब ट्यूमर के आगे अभी अंदर पढ़ेंगे, तो जनरल 4-5 बातें पहले लिख लीजिए। पहला सवाल, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज। भयावह बीमारी। मिलियंस people suffer from cancer and died in
होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इसी नाते वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, क्या काज ऑफ कैंसर, क्या कारण है, एंड देयर ट्रीटमेंट, क्या इलाज है। आजकल के रिसर्च एरिया का बड़ा हिट टॉपिक है। जो नॉर्मल सेल होती है उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन होता है। सेल सामान्य है तो उसका ग्रोथ और डिवीजन क्या होगा, सामान्य ही होता। लेकिन यही नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हो क्या जाता है, नॉर्मल सेल फॉलो करती है, फॉलोज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, तो एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में रहती है और एक सेल दूसरे सेल का डिवीजन और ग्रोथ को कंट्रोल करती है। सेल इन कांटेक्ट टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ और डिवीजन दोनों चीजों को कंट्रोल करते हैं जब सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं। लेकिन कैंसरस सेल ने क्या किया, इसका अनकंट्रोल्ड हो गया। ग्रोथ एंड डिवीजन। अब क्यों अनकंट्रोल्ड हो गया, तो डू नॉट फॉलो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का फॉलो करेंगे नहीं, और चूंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीजन होने लगा है तो रिजल्ट ये होगा कि मास ऑफ सेल बनेगा। कंटिन्यूअस ग्रोथ और डिवीजन होगा, रिजल्ट से बनेगा मास ऑफ सेल, और जिसका नाम ट्यूमर होगा। अब सवाल यह है कि ट्यूमर दो टाइप का होता है। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला है बेनाइन ट्यूमर। बिलियन हो गया है, अरे ठीक है। बेनाइन ट्यूमर देखो जरा इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्यूमर है। ट्यूमर का मतलब ग्रुप ऑफ सेल या मास ऑफ सेल। तो होता क्या है कि यदि ये ट्यूमर कन्फाइंड रहे, जहां है वही बना रहे, यहां की कोई भी सेल निकल के कहीं और जा करके नया कैंसर ना बनाए, जहां था वही रहे, तो उसी को बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। और ये थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो करेगा और अगल बगल के टिश्यू को कम डैमेज करेगा, तो ये कम नुकसानदायक होगा। तो ऐसा ट्यूमर जो कम नुकसानदायक हो, जो ओरिजिनल प्लेस पर कन्फाइंड रहता हो,
जो स्प्रेड ना होता हो, जिसमें मेटास्टेसिस ना होती हो, उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। अब ये मेटास्टेसिस क्या है वो भी समझ में आएगा दूसरे में। इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्यूमर है, और ये ओरिजिनल प्लेस पर कन्फाइंड ना रहे, यहां से सेल रिलीज हो जाए। ये सेल रिलीज हो गई और रिलीज होने के बाद ये ब्लड में चली जाए, और ब्लड से जाने के बाद किसी दूसरे आर्गन को पहुंच जाए, और उस दूसरे आर्गन में ये एक सेल फिर से नया ट्यूमर बना ले। अगर ऐसा हो गया तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी पहचान यही है कि वो ओरिजिनल प्लेस पर कन्फाइंड नहीं रहेगा, वो स्प्रेड कर जाएगा दूसरी जगह पर। कैसे? सेल की सरफेस से कैंसर सेल अलग हो जाएगी, उसके बाद ब्लड के द्वारा दूसरे आर्गन को चली जाएगी और वहां रुक जाएगी, और वहीं नया कैंसर बना लेगी। इस तरीके से कैंसर स्प्रेड करेगा, और इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटा का मतलब दूर, स्टेसिस का मतलब ठहराव। ये दूर जाके सेल रुक जाएगी और वहां नया कैंसर बना लेगी। ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है कैंसर की। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें मेटास्टेसिस होगा, और जो बेनाइन ट्यूमर है उसमें मेटास्टेसिस नहीं होगा। इसी नाते बेनाइन वाला कम नुकसानदायक है और मैलिग्नेंट वाला ज्यादा नुकसानदायक। लिखो, बेनाइन ट्यूमर, ये बेनाइन है वो मैलिग्नेंट है। पहला सवाल है, रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल प्लेस। दूसरा, डू नॉट स्प्रेड टू अदर आर्गन, मतलब नहीं होता है। डू नॉट शो मेटास्टेसिस। ठीक है, इसी नाते लेस हार्मफुल होता है। लेकिन अब दूसरा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसकी विशेष बात यह है कि ये कन्फाइंड नहीं रहेगा। डू नॉट कन्फाइंड इन ओरिजिनल प्लेस। तो क्या कर जाएगा? स्प्रेड टू अदर आर्गन, शो करेगा। मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस क्या है? तो ये प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर है। इन बॉडी। अब कैसे स्प्रेड करता है? तो जो कैंसर सेल हैं, जो कैंसर सेल हैं वो सरफेस से रिलीज हो जाएंगे। एनसीईआरटी में इसके लिए शब्द लिखा है स्लफ। स्लफ का मतलब निकल जाना। तो सरफेस से रिलीज हो जाएंगी, ब्लड के द्वारा दूर के आर्गन में जाएंगी, वहीं रुकेंगी, वहीं डिवाइड करेंगी, वहीं नया ट्यूमर बना लेंगी। क्या होगा? कैंसर सेल slough from surface and reach to other organ by blood। एक क्वेश्चन,
मेक न्यू ट्यूमर इन अदर ऑर्गन, यही मेटास्टेसिस है। और मेटास्टेसिस ही सबसे खतरनाक, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर है। तो बोलचाल में जिसको कैंसर कहा जाता है वो वास्तव में यही होता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसी को कैंसर कहते हैं। ध्यान से सुने, मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। और जितनी कैंसरस सेल होती हैं उन्हीं को नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। कैंसर सेल या नियोप्लास्टिक सेल की खास बात है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल है, और उसकी जितनी सेल होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती है, एक्टिवली डिवाइड करती है, तेजी से ग्रो करती हैं। तो जब तेजी से ग्रो करी देखो होगा क्या, मान लेते ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर और इसमें बहुत सारी सेल हैं, ये तेजी से डिवाइड करेंगी तो ये अगल बगल का जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें इन्वेड कर जाएंगे। ठीक, एक समस्या। और दूसरा देखो, इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिएंट की भी तो डिमांड होगी। तो इनकी न्यूट्रिएंट की डिमांड पूरी करने के लिए क्या होता है, ये बगल के अगल बगल की जो हेल्दी टिश्यू है उन सेल से लड़ाई करती, कंपटीशन करती हैं न्यूट्रिएंट के लिए। इनकी संख्या ज्यादा होती है, ये लोग जीत जाती हैं, तो बगल में जो हेल्दी सेल हैं वो भूख से मर जाती हैं। भूख से मर जाना स्टारवेशन होता है। तो नियोप्लास्टिक सेल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, तेजी से ग्रो करेंगी, अगल बगल के टिश्यू में इन्वेड कर जाएंगी, कंपटीट करेंगी न्यूट्रिएंट के लिए, किससे, हेल्दी सेल से, और हेल्दी सेल हार जाएंगी और भूख से उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब स्टारवेशन हो जाएगा। लिख लीजिए। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, तो कहोगे मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल है। और नियोप्लास्टिक सेल की खास बात क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। दूसरा, इन्वेड कर जाएंगे इन सराउंडिंग टिश्यू में। तीसरा, कंपटीट करेंगी किसके लिए, वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए, विद नॉर्मल सेल। और रिजल्ट क्या होगा, स्टारवेशन में डाल देंगे, स्टार्व्ड नॉर्मल सेल। सामान्य सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये सब समस्याएं हैं किनकी, नियोप्लास्टिक सेल की। इसी साल आया था एग्जाम में ये कि नियोप्लास्टिक सेल क्या क्या करती हैं। इन्वेड, इन्वेड लिखा ना, कॉम्पिटिट लड़ाई करना, कॉम्पिटिट सही गड़बड़ की, फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट विद नॉर्मल सेल।
प्रोलिफरेटिंग सेल। ठीक है, अब हेडिंग डालिए काज ऑफ कैंसर। मान लेते हैं कि ये कोई नॉर्मल सेल है और सब कुछ सही है, मतलब इसका ग्रोथ और डिवीजन सही चल रहा था, तब तक ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई। जैसे कहोगे नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुई है, वो जो फिनोमेना है किसी नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में कन्वर्जन, इसे कहते हैं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वो फिनोमेना है जिससे एक नॉर्मल सेल किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कैंसरस सेल में। ये फिनोमेना जो कराएगा बाई एनी एजेंट, जो भी एजेंट कराएगा उसका नाम कहा जाएगा कैंसर काजिंग एजेंट। फिर से सुन लेते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में जो ट्रांसफॉर्म कराएंगे घटना, उसका नाम नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ये काम कराएगा उसको कहेंगे कैंसर काजिंग एजेंट या कार्सिनोजेन या ऑन्कोजेन। तो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल है ये ऑन्कोजेन या कार्सिनोजेन या कैंसर काजिंग एजेंट कौन होगा? तो ये तीन लोग हो सकते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। क्या? कार्सिनोजेन। चाहे कार्सिनोजेन कहो चाहे क्या कहो, ऑन्कोजेन कहो। तो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में जो कन्वर्ट करेगा उसका नाम कार्सिनोजेन होगा। वो फिजिकल कार्सिनोजेन भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। एक एक करके पढ़ना है, फिजिकल, फिर केमिकल, फिर बायोलॉजिकल। फिजिकल में सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन लोग हैं जो फिजिकल कार्सिनोजेन है? तो कहोगे रेडिएशन जितने होते हैं, रेडिएशन जैसे एक्सरे है, जैसे गामा रे है, जैसे यूवी रे है, ये सब लोग करते क्या हैं? रेडिएशन डैमेज कर देते हैं डीएनए को, और जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो डीएनए में चेंज आ जाएगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो चाहे एक्सरे हो, चाहे गामा रे हो और चाहे यूवी रे हो, क्या हो जाएगा? डैमेज कर देंगे डीएनए और इनहैंस कर देंगे क्या? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है केमिकल। ऐसा कोई भी केमिकल जो कैंसर करवाए उसे केमिकल कार्सिनोजेन कहोगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे तंबाकू में पाए जाने वाले केमिकल। तो टोबैको जो केमिकल होता है वो कैंसर कर देता है, लंग्स का है, माउथ का है। इसका मतलब तंबाकू का जो केमिकल है उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल कार्सिनोजेन। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैंसर करे। कैंसर करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन कहते हैं। अब जीवित ऑर्गेनिज्म कौन कैंसर करेगा? तो वो है वायरस। होते हैं कैंसर काजिंग वायरस, जिनको हम ऑन्को वायरस कहते हैं। कैसे कर देते हैं? इनके पास जीन पाया जाता है, कैंसर काजिंग जीन, जिसको ऑन्कोजीन कहते हैं। वायरस क्या करता है? कल ही हम लोगों ने एड्स पढ़ा था कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही तो हमारे सेल के अंदर भेजता है।
और फिर हमारे जीनोम से इंटरेक्ट करता है, फिर हमारे जीनोम को अपने कंट्रोल में ले लेता है, फिर अपने मनपसंद की प्रोटीन और अपने मनपसंद का आरएनए बनवाता है। तो कैंसर काजिंग जीन वायरस का यदि हमारी सेल के अंदर आ गया तो वो हमारे सेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीजन कराएगा और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो दिमाग में रखेंगे बातें। रेडिएशन जो कैंसर करेंगे वो फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल जो कैंसर करेंगे वो केमिकल कार्सिनोजन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैंसर करेंगे वो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। लिखो। पहला फिजिकल कार्सिनोजन, इसमें आते हैं कैंसर काजिंग रेडिएशन। कौन कौन से, तो नाम याद रखेंगे। एक्सरे है, गामा रे है और यूवी रे है। बस फर्क यह है कि ये दोनों आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि ये रेडिएशन कोई भी हो काम एक ही करेगा। डैमेज कर देंगे क्या, डीएनए, और रिजल्ट क्या होगा, काज हो जाएगा नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। 2 नंबर पर आएगा केमिकल कार्सिनोजन। इसमें कैंसर काजिंग केमिकल आते हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक एग्जाम्पल याद रखोगे। केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको काज लंग्स कैंसर। तीसरा आता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म काजेज कैंसर। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैंसर करेगा तो एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल है कैंसर काजिंग वायरस, इनको आंको वायरस कहते हैं। इन कैंसर काजिंग वायरस की खास बात होती है, इसमें पाया जाता है कैंसर काजिंग जीन पाया जाता है जिसका नाम ऑन्कोजीन होता है। और यही क्या कराता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन।
ये मान लेते हैं कि हम लोगों की नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं इनएक्टिव कैंसर काजिंग जीन। होता क्या कि कोई भी कार्सिनोजेन आएगा उसे भी इतना ही करेगा, इस इनएक्टिव कैंसर काजिंग जीन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। बस ये नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसरस में कन्वर्ट हो जाएगी। इनएक्टिव कैंसर काजिंग जीन का नाम प्रोटोऑन्कोजीन है। या इसी का नाम सेलुलर ऑन्कोजीन है, या शॉर्ट फॉर्म में इसी को सी ऑन्क कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, नॉर्मल सेल में क्या होता है, इनएक्टिव कैंसर काजिंग जीन, प्रोटोऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में सी ऑन्क कहते हैं। पर जैसे ही ये प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन्कोजेन में, और उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही इनएक्टिव वाला कैंसर जीन या प्रोटोऑन्कोजीन क्या होगा, एक्टिवेट होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। मतलब प्रोटोऑन्कोजीन जैसे ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ध्यान से सुने, म्यूटेशन कैंसर करते हैं क्योंकि म्यूटेशन कई काम करते हैं। अगर इस प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया तो सेल साइकिल एक्सिलरेट कर जाएगी। सेल साइकिल एक्सिलरेट करेगी, म्यूटेशन वो नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाएंगे तो कैंसर होने का खतरा होगा। दूसरी चीज है, सेल की जो कंट्रोल की मैकेनिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे या इनएक्टिवेट कर देंगे कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए क्या है, हम लोगों के क्रोमोसोम के किनारे को कहते हो टीलोमर और इसके डीएनए को कहते हो टीलोमेरिक डीएनए। वहां से बनती है प्रोटीन, उससे बनता है एंजाइम, नाम होता है टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम का काम है सेल डिवीजन बढ़ाना, होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन काल में बहुत सारी सेल की डेथ होती है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन सिस्टम से डिवीजन होना चाहिए। यदि टीलोमेरेज एंजाइम ज्यादा काम करने लगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर डिवीजन ज्यादा होने लगेगा तो कैंसर हो जाएगा। तो टीलोमेरेज एंजाइम ज्यादा ना काम करे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक नया एंजाइम बनता है, उसका नाम है टीलोमेरेज इनहिबिटर। तो बैलेंस बना रहता है, एक तरफ निकल रहा है टीलोमेरेज, एक तरफ निकल रहा है टीलोमेरेज इनहिबिटर। इनहिबिटर ने टीलोमेरेज को कंट्रोल किया और काम चल रहा था। अब आया म्यूटेशन, म्यूटेशन ने टीलोमेरेज इनहिबिटर को ही बंद कर दिया। अब अगर टीलोमेरेज इनहिबिटर काम नहीं कर पाएगा तो कौन आजाद हो जाएगा, टीलोमेरेज आजाद। और अगर टीलोमेरेज ज्यादा काम किया तो कैंसर हो जाएगा। तो क्या क्या कर देता है ये, तो म्यूटेशन कई काम करता है, कंट्रोल को रिमूव कर देता है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं बचता है। दूसरा, टीलोमेरेज इनहिबिटर की जो सिंथेसिस है उसको सप्रेस कर देता है और टीलोमेरेज एंजाइम के सिंथेसिस को बढ़ा देता है और एक्सेलरेट कर देता है किसको, सेल साइकिल को। लिख लो, म्यूटेशन काजेज कैंसर कैसे, प्रमोट कर देता है सिंथेसिस ऑफ टीलोमेरेज एंजाइम। दूसरा, सप्रेस कर देता है सिंथेसिस ऑफ टीलोमेरेज इनहिबिटर एंजाइम।
डिस्ट्रॉय कर देता है सेल डिवीजन कंट्रोल को, और अगर कहीं म्यूटेशन प्रोटो ऑन्कोजीन में हो गया तो एक्सीलरेट कर देगा सेल साइकिल को। तो कौन सा आंसर? इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज कि प्रमोट करेगा प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज? ये प्रमोट करेगा। अगली हेडिंग डायग्नो क्या, हाँ, इनहिबिटर को सप्रेस करेगा और एंजाइम को प्रमोट करेगा। साइड हेडिंग कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो पहले तो लिख लीजिए कि कैंसर का डिटेक्शन या डायग्नोसिस कैसे कैसे करेंगे। तो कई तरीके हैं। पहला है बायोप्सी या हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे। दूसरा रेडियोग्राफी करेंगे जिसमें इस्तेमाल कर लेते हैं एक्स-रे, कैसे भी बताएंगे। तीसरा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, शॉर्ट फॉर्म में सीटी स्कैन कहते हैं। चौथा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमआरआई कहते हैं। यहां भी यूज करते हैं। यहां एक्सरे यूज करते हैं, लेकिन एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और क्या यूज कर लेते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। और सबसे आखिरी मॉलिक्यूलर बायोप्सी करते हैं। देखो भाई, पहला सवाल है कि बायोप्सी या हिस्टोलॉजिकल स्टडी क्या है। तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और पैथोलॉजिकल का मतलब होता है बीमारी, और स्टडी का मतलब स्टडी। ध्यान से सुने, जब किसी सस्पेक्टेड टिश्यू को ले करके उसके थिन सेक्शन काट के उसको स्टेन करके उसकी स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप के द्वारा पैथोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करे तो उसका नाम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और आंखों से कैंसर सेल को देखे। ठीक, कभी कभार बायोप्सी ब्लड की भी की जाती है, बोन मैरो की भी की जाती है, खासकर तब जब ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया को
डिटेक्ट कर रहे हों। ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड सेल काउंट बढ़ जाते हैं, स्पेशली WBC काउंट बढ़ जाते हैं, WBC की संख्या एबनॉर्मल बढ़ जाएगी। फिर आता है रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी और MRI। इन तीनों का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो कहोगे इन तीनों का इस्तेमाल कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अंदर का कैंसर ऑर्गन कैंसर देखना चाहते हैं, या तो रेडियोग्राफी कर लें, या तो CT कर लें, या तो MRI कर लें। एक और सवाल, रेडियोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं और सामान्य एक एक्सरे फिल्म बनाते हैं, अंदर जो सॉलिड पार्ट है बोन वगैरह उसका फ्रेम बन जाएगा, फिल्म बन जाएगी। तो बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि कैंसर है। सामान्य एक्सरे में ना दिखे तो फिर CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन और एक्सरे में एक ही अंतर है, केवल दोनों में एक्सरे यूज करते हैं, यहाँ भी एक्सरे यहाँ भी एक्सरे यूज, लेकिन जब CT स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर की मदद से 3D इमेज बना लेते हैं। तो 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट अगर बनाओगे तो बेहतर है भाई, आपको सामान्य रेडियोग्राफी से बेहतर दिखाई पड़ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, MRI करेंगे। MRI में आयोनाइजिंग नहीं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करेंगे सेफ होने के नाते, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी विशेष बात यह होती है कि अंदर किसी भी टिश्यू में जो पैथोलॉजिकल चेंजेज आए हैं वो चेंजेज भी हमको कौन दिखा सकता है, MRI दिखा सकता है। तो पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेज अगर डिटेक्ट करने क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या दीजिएगा, MRI। फिर आता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब है विशेष कैंसर के खिलाफ विशेष एंटीबॉडी बनती है। यदि वो एंटीबॉडी किसी व्यक्ति के ब्लड में है, इसका मतलब वो कैंसर है। अगर उसके ब्लड में लंग्स कैंसर वाली एंटीबॉडी है, इसका मतलब उसको लंग्स कैंसर है। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट कर लो। और सबसे आखिरी है मॉलिक्यूलर बायोप्सी। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये कैंसर डिटेक्शन का टेस्ट नहीं है। इससे ये नहीं पता चलता है कि कैंसर हो गया है, इससे ये पता चलता है कि कैंसर होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, होने वाला अगर पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए कुछ हल निकाला जाएगा। तो यहाँ कैंसर होने वाला है ये पता होता है। अब किसको होने वाला, ध्यान से सुने। यदि किसी व्यक्ति के फैमिली में किसी की कैंसर से डेथ हो जाती है तो ये सस्पेक्टेड होता है कि वो कैंसर का जीन परिवार में और लोगों के पास होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में लंग्स कैंसर से किसी की डेथ हो गई, एग्जाम्पल हम बताते हैं, तो लंग्स कैंसर का जीन परिवार में होगा। तो जो जो परिवार के लोग हैं वो लोग टेस्ट कराएंगे कि उनके पास कैंसर काजिंग प्रोटोऑन्कोजीन है कि नहीं है। अगर लंग्स कैंसर का प्रोटोऑन्कोजीन उनमें मिल गया तो उनसे कहा जाएगा कि आप तंबाकू से दूर रहिएगा, क्योंकि अंदर जीन बैठा इंतजार कर रहा है केवल कि कब आप सिगरेट पियो और कब हम एक्टिवेट हों और कब कैंसर करें। तो जो ससेप्टेबल, कैंसर के ससेप्टेबिलिटी पता करते हैं। जैसे अगर किसी से पता चल गया कि उसके पास लंग्स कैंसर का जीन है तो उसको क्या सलाह देंगे, उसको सलाह दी जाएगी कि आप तंबाकू स्मोकिंग ना करिएगा। क्यों, आप लंग्स कैंसर के लिए ससेप्टेबल हैं, और जैसे केमिकल कार्सिनोजन आएगा वैसे क्या हो जाएगा, लंग्स कैंसर हो जाएगा। तो ये कैंसर डिटेक्शन नहीं, ये कैंसर के प्रिवेंशन का तरीका है। कौन सा, मॉलिक्यूलर बायोप्सी। किन में करते हैं, कैंसर की ससेप्टेबिलिटी के लिए। और अगर ससेप्टेबल मिल गया तो उसको बताएंगे कि आप पर्टिकुलर कार्सिनोजन से दूर रहेंगे। जैसे अगर लंग्स कैंसर की ससेप्टेबिलिटी है तो कहेंगे कि आप अवॉइड करिए किसको, टोबैको स्मोकिंग। क्वेश्चन याद लिखो। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब है सस्पेक्टेड टिश्यू लिया जाए, फिर उसके थिन सेक्शन काटे जाएं, फिर उसको स्टेन किया जाए, रंगा जाए, फिर उसकी स्लाइड बनाई जाए और फिर स्टडी की जाए।
स्टडी अंडर माइक्रो स्कोप। और कौन करेगा स्टडी? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, ये स्टडी हो गई। इसी को बायोप्सी कहते हैं। दूसरा सवाल है कि बायोप्सी किसकी करेंगे? बायोप्सी ब्लड की कर सकते हैं, बोन मैरो की भी करेंगे। कब करेंगे? टू डिटेक्ट ब्लड कैंसर, या इसी का नाम ल्यूकीमिया है। और ल्यूकीमिया में क्या होता है? बढ़ जाते हैं ब्लड सेल काउंट, स्पेशली कौन सी? WBC। इसी साल फिर कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन डिटेक्ट बाई, कैसे पता करोगे बेटा? तो इसको पता करने के 3 तरीके हैं। या तो क्या कर दो, रेडियोग्राफी कर लो, या तो क्या कर लो, CT स्कैन कर लो, और या तो क्या कर लो, MRI। रेडियोग्राफी नॉर्मल एक्सरे फिल्म बनेगी इसमें। CT स्कैन में थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करते हैं? वही इस्तेमाल, एक्सरे ही तो इस्तेमाल करेंगे। और MRI में क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। कुछ करेंगे, पीछे बता के आए हैं। एक्सरे नहीं, नॉन रेडिएशन और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या करेंगे? स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर। मॉलिक्यूलर बायोप्सी में क्या डिटेक्ट करते हैं? तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ कैंसर, डिटेक्ट ससेप्टेबिलिटी ऑफ कैंसर। क्यों? टू प्रिवेंट कैंसर, बचाना चाहते हैं। कैसे? बाय एवॉइडिंग स्पेसिफिक कार्सिनोजेन।
एग्जाम्पल है, यदि ससेप्टेबिलिटी लंग्स कैंसर की है तो क्या अवॉइड करना चाहिए? टोबैको स्मोकिंग। एग्जाम्पल, अवॉइड टोबैको स्मोकिंग इन केस ऑफ लंग्स कैंसर ससेप्टिबिलिटी। अगर लंग्स कैंसर की ससेप्टिबिलिटी है तो क्या अवॉइड करो? टोबैको। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट के 4 तरीके हैं। पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन, थेरेपी, कीमो थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे जो काम की चीज है वो है अर्ली डिटेक्शन। कोई भी कैंसर ठीक हो सकता है यदि वो जल्दी पता चल जाए। एक और बात, मोस्ट ऑफ कैंसर ट्रीट किए जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी, मतलब रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। मोस्ट ऑफ कैंसर ट्रीट बाय कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सर्जरी की अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी पर्टिकुलर आर्गन में कैंसर है तो सर्जरी करके उस पार्ट को रिमूव किया जाए, तो जब कैंसरस सेल ही शरीर से अलग हो गई तो स्प्रेड अब होगा ही नहीं, बात खत्म। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सर्जरी करना संभव नहीं होता है। ऐसे ऐसे आर्गन में हो जाए कैंसर जो सर्जरी करके आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे लीवर में हो गया तो लीवर कहाँ से निकाल दोगे? कोई 4-6 लीवर तो अंदर रखे नहीं कि एक निकाल दोगे, काम चलता रहेगा। ठीक है, हाँ किडनी 2 है, हो सकता है एक में हो तो निकाल सकते हो। तो दूसरी बात यह है कि फिर रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर आर्गन पर हाई इंटेंसिटी की एक्सरे डाली जाती है, इतना हाई इंटेंसिटी की कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो कैंसरस सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो कैंसरस सेल का इरेडिकेशन किया जाता है किसके द्वारा? स्ट्रांग एक्सरे का इस्तेमाल करके। बस ये ध्यान रखते हैं कि ट्रीटमेंट के चक्कर में नया कैंसर ना हो जाए, क्योंकि एक्सरे तो कैंसर भी करती हैं, तो नॉर्मल टिश्यू की थोड़ी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। फिर आता है कीमोथेरेपी, इसमें एंटी कैंसरस कीमोथेराप्यूटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक कैंसर की स्पेसिफिक ड्रग इस्तेमाल होती है। और सबसे कमाल की बात है कि साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। साइड इफेक्ट में हेयर लॉस और एनीमिया, साथ वीकनेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइड इफेक्ट में। आखिरी है इम्यूनोथेरेपी। होता क्या है कि देखिए, कैंसर की सेल अपनी ही तो सेल है, अनकंट्रोल्ड हो गई है तो, लेकिन फिर भी अपनी सेल है। इसी नाते हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी जल्दी नहीं बनाता है, क्योंकि सेल तो अपनी ही है। तो ऐसा करते हैं कि ऐसी कोई दवा दी जाए जो हमारे इम्यून सिस्टम से ये कहे कि ये अपनी सेल थी तो, लेकिन अब अपने काम की नहीं बची हैं, इनके खिलाफ क्या करो, रिस्पांस दो। तो ऐसी कोई भी दवा जो हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे कैंसर के खिलाफ एक्टिवेट कर दे, उसका नाम इम्यून मॉडिफायर या बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होगा।
और उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है अल्फा इंटरफेरॉन। इतना लिखना है, लिख लीजिए। काटेंगे? अच्छा बताते हैं। लिख लीजिए। पहला, इन रेडियोथेरेपी क्या करते हैं? कैंसरस सेल इरेडिएट lethally by use of strong X-ray। एक क्वेश्चन बस याद रखना है कि ध्यान रखना है, प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। सर्जरी में क्या करेंगे? सस्पेक्टेड कैंसरस टिश्यू कट एंड रिमूव, काट के रिमूव कर देंगे। इन कीमोथेरेपी क्या करेंगे? स्पेसिफिक एंटी कैंसरस कीमोथेराप्यूटिक ड्रग यूज की जाएंगी। स्पेसिफिक होती हैं, बस इनके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट आएगा? तो एनीमिया होगी, खून की कमी, हेयर लॉस, वीकनेस भी होगी, और चौथा है इम्यूनोथेरेपी। होता क्या है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं करता, चूंकि वो अपनी होती है। कैंसर सेल नॉर्मली नॉट डिटेक्ट बाय इम्यून सिस्टम। तो इसका हल क्या है? इम्यून सिस्टम को बताया जाए कि अभी अपनी सेल नहीं बची हैं, ये कैंसरस हो गए हैं, इनको डिटेक्ट करो, इनको डिस्ट्रॉय करो। तो क्या करते हैं? बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, कि वो डिटेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करें। किसको? कैंसरस सेल को। अब वो बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है कौन सा? तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, अल्फा इंटरफेरॉन, इसी साल आया। कैंसर इज द
वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। यही मेजर काज करता है डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। लगभग 1 मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर और लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, उसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल, ये मोस्ट इंटेंस रिसर्च एरिया है बायोलॉजी इन मेडिसिन। हम लोगों की बॉडी में सेल की ग्रोथ और उसकी डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है, लेकिन जब कैंसरस सेल हो जाती है तो ब्रेकडाउन हो जाता है इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का। ये लाइन टिक कर लो। नॉर्मल सेल शो करती हैं प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, और इसका मतलब होता है कि सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं और इनहिबिट करती हैं देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। ठीक है, लेकिन कैंसरस सेल लॉस कर देते हैं दिस प्रॉपर्टी, मतलब ये एज ए रिजल्ट कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड और गिव राइज क्या, मास ऑफ सेल। नाम क्या, ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, इसी नाते बहुत कम डैमेज करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट की खास बात क्या है, ये मास है किसका, प्रोलिफरेटिंग सेल। कौन सी, नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल। और सेल बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करेंगी, इन्वेड करेंगी और डैमेज कर देंगी किसको, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। ये एक्टिवली डिवाइडिंग होंगी, ग्रो करेंगी और स्टार्व कर देंगी किसको, नॉर्मल सेल, क्योंकि कंपीट करेंगी किसके साथ, वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए। फिर सेल स्लफ करेंगी, वहां से निकलेंगी सेल स्लफ फ्रॉम सच ट्यूमर, और कहां पहुंच जाएंगी, किसी दूसरी जगह पर, किसके द्वारा, ब्लड, और वहीं पर बैठ जाएंगी, स्टार्ट करेंगी क्या, न्यू ट्यूमर। इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, मेटास्टेसिस, और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी यही है। काज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल may be induced by physical, chemical and biological agent. These agents are called carcinogen, ionizing radiation जैसे एक्सरे, जैसे गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी। क्या करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे। केमिकल कार्सिनोजेन जो प्रेजेंट है तंबाकू के धुएं में, यही मेजर काज है किसका, कैंसर काजिंग वायरस का नाम ऑन्कोजेनिक वायरस, और इसमें जीन होता है, इसका नाम वायरल ऑन्कोजीन। सेवरल जीन जिनका नाम सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन आइडेंटिफाइड इन किसमें, नॉर्मल सेल। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्रोटो हट जाएगा, क्या बचेगा, ऑन्कोजीन। अंडर सर्टेन कंडीशन तो हो जाएगा ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। कैंसर का डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, इसेंशियल, और ये डिजीज को ट्रीट कर देगा क्या, सक्सेसफुली। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्या, टिश्यू का, ब्लड का और किसका, बोन मैरो। हाँ, ब्लड एंड बोन मैरो कब करेंगे, जब हम इंक्रीज सेल काउंट देखेंगे, किस केस में, ल्यूकीमिया। बायोप्सी क्या है, एक पीस लेंगे किसका, टिश्यू का, काटेंगे सेक्शन में, स्टेन करेंगे, एग्जामिन करेंगे, माइक्रोस्कोप, नाम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, और काम कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक जैसे रेडियोग्राफी, सीटी और एमआरआई तीनों इस्तेमाल होती है टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल। सबका अलग अलग है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी एक्सरे यूज करेगा, लेकिन ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट। और एमआरआई क्या करेगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्यूरेटली डिटेक्ट कर देगा क्या, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू।
therapies against cancer specific antigen also used in certain cancer. और molecular biology या molecular biopsy applied to detect gene in individual with, ये क्या लिखा है, inherited susceptibility, मतलब माँ बाप से मिली है, of certain cancer, आइडेंटिफिकेशन यदि कर लिया जाए ऐसे जीन को which predispose to the individual in certain cancer, तो ये बड़ा मददगार है किसमें, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। सच इंडिविजुअल को कहा जाए, उसको सलाह दी जाए कि भैया दूर रहना एक्सपोजर ऑफ पर्टिकुलर कार्सिनोजेन, जिसके लिए वो क्या होगा, जैसे तंबाकू के धुएं से दूर रहो, अगर क्या है, लंग्स का कैंसर का जीन है। ट्रीटमेंट, कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल को इरेडिएट किया जाएगा, मार दिया जाएगा, बस ध्यान किसको रखना है, नॉर्मल का। सराउंडिंग द ट्यूमर, बहुत सारी कीमोथेराप्यूटिक हैं जो किल करती हैं कैंसरस सेल को, स्पेसिफिक होती हैं, बस याद रखना जनरल नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग के क्या होते हैं, जैसे हेयर लॉस और एनीमिया। मोस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन, किसका, सर्जरी, कीमोथेरेपी। ट्यूमर सेल को हैव बीन शोन, ये अवॉइड करती हैं डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय किससे, इम्यून सिस्टम। तो पेशेंट को ऐसा कोई सब्सटेंस दीजिए जिसका नाम बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर हो, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, ये क्या एक्टिवेट कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को, और वो डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, ट्यूमर सेल को। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, किसके सिम्टम, कैंसर के कौन से सिम्टम, ध्यान से सुने। ड्रग एब्यूज का मतलब है कि किसी भी दवा का दुरुपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि दवा खा के गाली देने लगेंगे, एब्यूज का मतलब गाली है, ठीक है। दवा खा के ना गाली देगा, ना दवा खाने के पहले गाली देगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ऐसी कोई भी दवा जिसका इस्तेमाल अदर देन मेडिकल यूज हो, मेडिसिन के अलावा उसका अगर इस्तेमाल करोगे तो दुरुपयोग होगा। दवा तो बीमारी ठीक करने के लिए बनी है, कैसे दुरुपयोग करते हैं, तो किसी दवा को ज़्यादा अमाउंट में ले लेना या ज़्यादा बार ले लेना, जिससे एब नॉर्मल हो जाए फंक्शन, उसी को ड्रग एब्यूज कहेंगे। कॉमनली कौन कौन सी दवाओं का एब्यूज होता है, तो कहोगे ओपिवाइड का, कैनाबिनॉइड का और कोका एल्कोलॉइड का। एक क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ एब्यूज ड्रग कहाँ से मिलती हैं, तो कहोगे फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं, लेकिन फंजाई से भी एब्यूज ड्रग मिलती हैं, जैसे अमानिटा मस्कारिया एक फंजाई है जिससे हाइलुसिनोजेनिक ड्रग मिलता है। क्लेविसेप्स परप्यूरा एक फंजाई है जिससे एलएसडी मिलता है, तो ये हाइलुसिनोजेनिक होते हैं, ये भी एब्यूज होते हैं। इतना लिखो पहले। ड्रग एब्यूज, if any drug used for purpose other than medicine, दवा की तरीके से ना यूज करो, किसी और पर्पस से यूज करो, तो इसी को कहते हैं एब्यूज। If drug taken in more amount
या फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस तो ये भी क्या है? ये भी ड्रग एब्यूज है। कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग कौन कौन से हैं? ओपिवाइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। मोस्टली abused drug obtained from flowering plant। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। सम abused drug obtained from फंजाई। कौन से? अमानिटा, मस्कारिया, और क्लेविसेप्स परप्यूरा। अब देखेंगे एक एक एब्यूज ड्रग से जुड़े क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि ये ओपियम प्लांट है या इसको पॉपी प्लांट पावर सोमनीफेरम है। ये रूट है, ये स्टेम है, लीफ है, और इसमें जो फ्रूट बनता है उसका नाम पॉपी होता है। खास बात ये है कि ये ग्रीन कलर का होता है, और जो किसान होते हैं जो इसको उगाते हैं फसल, वो जाड़े के मौसम में रात में शाम को इसमें चीरा लगा देते हैं, कट 4-5 खड़े खड़े कट लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉपी है तो एक यहाँ कट लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ कट लगा दिया, ऐसे कट लगा देते हैं। ठंडी का मौसम होता है रात में तो धीरे धीरे लैटेक्स निकलता है, लेकिन नीचे नहीं टपकता है क्योंकि ठंडी इतना ज़्यादा होती है कि वो जम जाता है। तो इसी पॉपी के ऊपर ही लैटेक्स डिपॉजिट हो जाएगा। मॉर्निंग में जाएंगे और उस लैटेक्स ऑफ पॉपी को कलेक्ट कर लेंगे, जिसको ओपियम कहते हैं। ठीक है, ओपियम हिंदी में इसको अफीम कहते हैं। और इसको प्यूरिफाई कर लीजिए तो जो चीज बनेगी उसका नाम मॉर्फिन होगा। ओपियम मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पलट के सवाल आएगा, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन हुआ? तो कहोगे लैटेक्स ऑफ पॉपी। दूसरा, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दीजिए। तो यदि एसिटाइलेशन आप मॉर्फिन करेंगे तो बनेगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसी का दूसरा नाम हीरोइन या स्मैक है। और इसकी पहचान सुनेंगे ध्यान से, ये व्हाइट होता है और दानेदार होता है, जैसे चीनी होती है। इसी नाते इसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइज होता है, लेकिन कोई भी गंध नहीं होती है, ओडरलेस और बिटर टेस्ट। जबकि चीनी क्या होगी? मीठी होगी। ये क्या होगा? बिटर टेस्ट। तो बिटर टेस्ट होगा, क्रिस्टलाइज होगा, कलरलेस होगा और व्हाइट होगा। एक बात, अब कैसे इस्तेमाल करेंगे और कहां इसका एक्शन होगा देखें तो ये याद कर लीजिएगा। मॉर्फिन कहां से ऑब्टेन हुई? लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। और मॉर्फिन का इस्तेमाल कहां होता है? तो इसका मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, दवा में। कैसे? जब बेहोशी की दवा नहीं थी दुनिया में, तब लोगों का ऑपरेशन कैसे करते थे? तो मॉर्फिन खिला देते थे। मॉर्फिन सीडेटिव का काम करती थी, पेन किलर का काम करते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मॉर्फिन का इस्तेमाल मेडिसिन में है, सीडेटिव और पेन किलर की तरीके से या एनाल्जेसिक की तरीके से, और उन मरीजों को दी जाती थी जिनकी क्या होनी है?
सर्जरी, बाद में बेहोशी की दवा आ गई तो चीजें अच्छी हो गई। फिर आता है हीरोइन से जुड़े क्वेश्चन, कहाँ से मिली है तो कहोगे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एक क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो स्नॉर्टिंग मतलब तेजी से सूंघना, या इंजेक्शन जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ जाएगी तो जाने, ड्रग हमेशा अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, और रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, या हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मिल जाए। क्यों, ओपियम ओरली भी इंजेस्ट हो जाती है। काम ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये एक्ट एज डिप्रेसेंट। जितनी दवाइयां होती वो दो कैटेगरी की होती हैं, या तो स्टिमुलेंट होती हैं तो डिप्रेसेंट होती हैं। स्टिमुलेंट वो होती जो बॉडी एक्टिविटी बढ़ा देती हैं, और डिप्रेसेंट वो होती जो बॉडी एक्टिविटी घटा देती हैं। तो ये डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाएं हैं, और ये स्लो डाउन कर देंगे बॉडी एक्टिविटी को। इतने ही क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। फिर आता है कैनाबिनॉइड, 5-6 क्वेश्चन है। पहली लाइन, नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से मिलेगा, कहोगे कैनाबिस सेटाइवा प्लांट, जिसको हेम्प प्लांट, जिसको भांग का पौधा कहते हैं। 3 प्रोडक्ट यहाँ 4 लिखे हैं, एक लिखा है मारीजुआना, एक लिखा है हशीश, एक लिखा है चरस, एक लिखा है गांजा। ये चारों प्रोडक्ट इसी हेम्प प्लांट से मिलते हैं। बस फर्क ये होता है कि क्या क्या आपने यूज किया है। तो फ्लावर टॉप यूज किया है, लीफ यूज किया है, रेजिंग, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या क्या बनाएंगे, मारीजुआना, हशीश, चरस और गांजा। फिर भी कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन होंगे तो याद रखेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। कहां से ऑब्टेन होगा, इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होगा, याद रखिएगा। कैनाबिनॉइड लेंगे कैसे तो या तो बीड़ी सिगरेट के साथ की जाएंगे, इनहेलेशन होगा, या फिर क्या कर सकते हैं, ओरल इंजेक्शन करेंगे। हमेशा दवा जाती अपने रिसेप्टर से क्या करेगी, बाइंड करेगी। और रिसेप्टर इसका कहाँ है, ब्रेन में, उसका कहाँ था, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और जीआईटी। कैनाबिनॉइड एक्ट एज स्टिमुलेटर, अभी पीछे क्या लिखाए थे, वो डिप्रेसेंट थे, ये क्या है, स्टिमुलेटर। तो इनका इफेक्ट कहाँ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हार्ट रेट बढ़ा देंगे, बीपी बढ़ा देंगे, एनर्जी बढ़ा देंगे। कुछ स्पोर्ट पर्सन इनका एब्यूज करते हैं, क्यों, इनहांस करना है क्या, परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट पर्सन किसका मिसयूज कर सकते हैं तो आंसर देंगे कैनाबिनॉइड का। फिर आता है कोका एल्कलॉइड, जिसको कोकेन कहते हैं, कोक कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं। पहला सवाल कहां से मिलेगा तो फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। बस ये याद रखिएगा कहाँ का है, ये साउथ अमेरिका का है, अफ्रीका का नहीं है, साउथ अमेरिका का है। इसको भी लेते कैसे हैं तो स्नॉर्टिंग, तेजी से खींचना, ठीक है। कोकेन हमारी बॉडी में जाने के बाद इंटरफेयर मतलब बाधा उत्पन्न करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम ना भूलिएगा, डोपामिन, एक क्वेश्चन। और दूसरा देखो, कोकेन प्लांट का फिर से स्टिमुलेटिंग एक्शन है। तो अभी तक जितने पढ़े हो 3, उसमें से कौन डिप्रेसेंट है, कौन स्टिमुलेटर है, ओपियम वाला जो ग्रुप है वो डिप्रेसेंट है, और ये दोनों स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेटरी एक्शन कहाँ है, सीएनएस पर। ये प्रोड्यूस करता है, सेंस का मतलब महसूस होता है, यूफोरिया, डर नहीं लगेगा, बातचीत न करो, डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज इंक्रीज एनर्जी, तो इसको लेने के बाद ताकत बढ़ जाएगी और डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा डोज ले लिए तो ज्यादा डर खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन हो जाएगा। अब हेल्यूसिनेशन क्या, देखिए मान लेते हैं दूर से कहीं देख रहे हैं, दीवार पे रस्सी लटकी है और आपको सांप नजर आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, अगर रस्सी सांप नजर आ रही है, नजदीक जाके देखा, निश्चित कर लिया कि रस्सी लटकी है, सांप नहीं है, इसको भ्रम कहते हैं, इसको इल्यूजन कहते हैं। किसी को भी इल्यूजन हो सकता है, दूर से कुछ और दिखता है, नजदीक जाके कुछ और दिखता है। पहला सवाल, रस्सी लटकी थी,
सांप नजर आ रहा था, नजदीक गए, कन्फर्म हो गया कि रस्सी ही लटकी है। ये क्या है? इल्यूजन। ध्यान सुनिएगा, दूर से सांप दिख रहा था, नजदीक गए, अभी भी सांप ही दिख रहा है और है रस्सी और सांप दिख रहा है। इसको कहते हैं डिल्यूजन। ऐसा भ्रम जो परमानेंट हो जाए उसको डिल्यूजन कहते हैं। पूरी दुनिया डिल्यूजन में, जैसे हमसे सुंदर कोई नहीं है, ये डिल्यूजन है। हमसे ज्यादा अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है, डिल्यूजन है। हमसे पढ़ने में कोई तेज नहीं है, ये भी डिल्यूजन है। ये सब डिल्यूजन है। तो अगर कोई भ्रम परमानेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। अब हेलुसिनेशन देखो, न रस्सी लटकी है और न सांप लटका है, फिर भी सांप दिख रहा है। ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं है वहां, न रस्सी है ना सांप है, फिर भी क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी जो है ही नहीं दुनिया में, तब इसका मतलब क्या है? हेलुसिनेशन। जैसे किसी को भूत दिखने लगेंगे, उनके साथ बीड़ी पीने लगेंगे, 2 बीड़ी जलाएंगे, एक स्वयं पिएंगे, उनको पकड़ा देंगे, ठीक है। किसी को भगवान दिखने लगेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होने लगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी जो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये मान लेते कि आप किसमें चले गए हैं? हेलुसिनेशन में। तो पहले किसमें रहेंगे? इल्यूजन में, फिर चले जाएंगे डिल्यूजन में, और फिर किसमें चले जाएंगे? हेलुसिनेशन में। ऐसा कोई पौधा जिसमें पाए जाने वाले केमिकल हेलुसिनेशन करते हैं उनको हेलुसिनोजेनिक प्लांट कहते हैं। जैसे यही है कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका, ये भी हेलुसिनोजेनिक प्लांट है, एक्सेस डोज से हो जाएगा। धतूरे का पौधा, अगर उसका कुछ हिस्सा खा लिए तो हेलुसिनेशन में चले जाएंगे। या एट्रोपा बेला डोना भी क्या है? हेलुसिनोजेनिक। लिखो, हेलुसिनोजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस करते हों हेलुसिनेशन। एग्जाम्पल, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, इरिथ्रोजाइलम, कोका। बस शर्त है कि क्या होनी चाहिए? एक्सेस डोज ऑफ कोकेन होनी चाहिए। अमानिटा ये आया है, मस्कारिया और क्लेविसेप्स। परप्यूरा, इससे मिलता है अर्गट जिसमें होता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलमीन। कुछ दवाइयां हैं जैसे 3 नाम, बेंजोडाइएजापाइन, बार्बिट्रेट, नाम न भूलिएगा, एम्फीटामाइन और डायाजीपाइन। इन सब दवाइयों का इस्तेमाल उन मरीजों में क्या होता है जिनको मेंटल इलनेस, जैसे इंसोम्निया, नींद ना आए, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ये मेडिसिन की तरीके से होती हैं। यूज एज मेडिसिन इन
पेशेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ये एग्जाम में आ सकता है। मानसिक बीमार रोगियों के इलाज में कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो ये, और मेंटल इलनेस में जैसे कौन सी बीमारी है, इंसोम्निया, नींद ना आए, डिप्रेशन, ठीक है। इन सब दवाइयों का भी क्या होता है, एब्यूज होता है। एब्यूज्ड बाय सम, टोबैको, पहली लाइन, तंबाकू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज फॉर चिविंग, चबाएंगे, स्मोकिंग एंड स्नफिंग, टोबैको का जो एब्यूज है वो रास्ता खोलेगा हार्ड ड्रग, एनसीईआरटी में शब्द लिखा है हार्ड ड्रग, सुन लो क्या होता है। जितनी दवाएं एब्यूज होती हैं वो दो कैटेगरी में बांटी गई हैं, हार्ड ड्रग और सॉफ्ट ड्रग। जो शरीर को कम नुकसान करे वो सॉफ्ट ड्रग, और जो शरीर को ज्यादा नुकसान करे वो हार्ड ड्रग। जैसे कोकेन है, हार्ड ड्रग है, ठीक है, कोकाइलकुलाइड है, ये सब हार्ड ड्रग है, और हीरोइन है, हार्ड ड्रग है। तो ये सब ज्यादा ड्रग हैं, हार्ड, नुकसान ज्यादा करेंगे। तंबाकू उतना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो कह रहा कि तंबाकू पीते पीते ही बड़ी बड़ी हार्ड ड्रग का रास्ता आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले शुरुआत कहां से करेंगे, तंबाकू से, और खत्म कहां करेंगे, हार्ड ड्रग पे, ठीक। दूसरा लिखते चलो, तो तंबाकू चबाएंगे तो बदले में क्या पाएंगे, बदले में मिलेगा ओरल कैंसर। और अगर इससे मजा ना आए तो तंबाकू की स्मोकिंग करेंगे, इससे बहुत कुछ मिलेगा। इससे सबसे पहले तो थ्रोट कैंसर मिलेगा, अगर इससे मजा ना आए तो लंग्स कैंसर, ब्लैडर कैंसर, और मान लो इससे जान बच गई तो और देखो ब्रोंकाइटिस, खांसी परमानेंट आएगी। ये देखो कोरोनरी हार्ट, और इसमें होगा क्या, इसमें हार्ट है, इसमें हार्ट अटैक है, इससे निपट जाएंगे। और क्या होगा, इम्फाइसेमा और खतरनाक है, और गैस्ट्रिक अल्सर। तो सिर्फ एक काम से, तंबाकू की स्मोकिंग से ये मिलेगा। तंबाकू स्मोकिंग से एक और चीज होगी, ब्लड में बढ़ जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, और ये हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर जाएगा, ये बाइंड करेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हीम बाइंड O2। अगर इतने समस्या है तो लोग पी क्यों रहे हैं, कुछ तो मिलता ही होगा काम का।
तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अरे सुन तो लो पहले, फिर बताना। तंबाकू में एक केमिकल पाया जाता है निकोटीन, जो हमारे ब्लड में जाके आयोडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, और आयोडिनल ग्लैंड में जो आयोडिनल मेडुला है उसको स्टिमुलेट करेगा और निकलवाएगा एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन हार्मोन। पढ़ चुके हो। जितने काम वो कराता सब शुरू हो जाएंगे। तो वो करता क्या है, वो बीपी बढ़ा देता है, और बीपी बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एनर्जी बढ़ा देगा, तो ताकत महसूस होगी। तो जो मजदूर काम करते हैं, बीच बीच में बीड़ी पीते रहते हैं, बीड़ी पियेंगे फिर काम करेंगे, क्योंकि ताकत बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो ये ताकत कहाँ से आई है, आई कहाँ से, एड्रीनलिन से। लिखो, टोबैको में एक एल्कलॉइड है, कौन सा, निकोटीन। और निकोटीन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा इसको, आयोडिनल ग्लैंड, और वहां से क्या निकलेगा, एड्रीनलिन और इमरजेंसी वाले हार्मोन, और ये महसूस कराएंगे। ये दोनों लोग बढ़ा देंगे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। तो बताओ नींद भाग जाएगी नहीं भाग जाएगी, पक्का भाग जाएगी, सब कुछ भाग जाएगा। ये है किसका, तंबाकू का। इतना खुश ना हो, इधर आओ। एडोलिसेंस एंड ड्रग अब्यूज, 3 क्वेश्चन। जन्मजात कोई भी ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा हो तुरंत मांगे कि कोकेन लाओ, पहले कोकेन पिएंगे, है कोई जन्मजात तो नहीं होता है। कब से शुरू करते हैं, एडोलिसेंस, ध्यान से सुनेंगे। ड्रग एब्यूज की जो हैबिट है वो कब से शुरू होती है, किशोरा अवस्था से। किशोरा अवस्था क्या है, तो 12 साल और 18 साल के बीच है, चाइल्ड और एडल्ट के बीच है। ये वो समय है जब उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है और उसके खुद के अपने बिलीफ डेवलप हो रहे होते हैं। हो सकता है वो बिलीफ समाज के अनुरूप हो या हो सकता है समाज के अनुरूप ना हो। तो बहुत बार कंट्रा इंडिकेशन होता है, सब लोग जैसे घर वाले पूरब जा रहे होंगे तो बच्चा पश्चिम जा रहा होगा, तो थोड़ा अपोजिट रहता है उस समय, मामला बनता नहीं है। उस समय गैंग बनाने की एक वो होती है टेंडेंसी, ठीक है, लड़के खूब गैंग बनाएंगे क्योंकि एज होती है गैंग वाली। फिर क्या होता है, इसी दौरान हाई स्कूल का भी एग्जाम होता है, 12 से 18 साल, पहली बार बोर्ड। जैसे ही कक्षा 10 में एडमिशन होता है उसी दिन से सब बताना शुरू करते हैं कि इस बार बोर्ड है, इस बार बोर्ड है। शादी बारात जाएगा वहां पूछेगा इस बार तुम्हारा बोर्ड होगा, ठीक है, उसको बहुत टेंशन दे देते हैं पूछ पूछ के। संयोग से मान लेते उसने बोर्ड का एग्जाम दिया और हो गया फेल, बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, मोहल्ले में सबको बताया जाएगा है कि बोर्ड में फेल हो गए, सब लोग जान जाएंगे। तो ऐसी स्थिति, बहुत गंभीर मानसिक स्थिति बच्चे के पास, अभी बच्चे का उतना विकास हुआ नहीं है, तो वही नहीं फेल हुआ होता, 2-4 उसके मित्र और फेल हुए रहते हैं, ठीक है, समा गैंग वाले अब फेल हुए रहते हैं, उसी में से किसी के पिताजी कुटाई कर देते हैं मान लो, तो भाग भूग के जाते हैं अपने गैंग के पास, तो कहते हैं चलो गम मिटाने वाली दवा ले लेते हैं। अब गम मिटाने वाली दवा पहली बार ली जाएगी और चाहे जो ले ले, बीड़ी सिगरेट, और उसके बाद से धीरे धीरे जब जब गम होगा तब तब उसी से गम मिटाएंगे, है ना। कुछ भी हो जाता है ऐसी, उस एज में दिल लेके घूमते रहते हैं, कहीं भी दे देते हैं, जहां मन तहां दे दिया, फिर दिल टूट गया। अब उसे ऐसी स्थिति हो जाती है, ये इसी एज में सब होता है, थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे चीजें, सब हो जाएंगी, तो फिर गम होगा, फिर समस्या, तो जब जब गम तब तब क्या होगा, ड्रग अब्यूज होगा, फिर धीरे धीरे इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो एडोलिसेंस
अगर सही कर लिया जाए तो जीवन सही हो जाएगा, कोई ड्रग एब्यूज में नहीं आएगा। कौन सी एज है? 12 से 18 साल। एक और इसी समय शुरू होगा, इसी समय मिथ और मिसकंसेप्शन बहुत सारे सोसाइटी को लेकर के हो जाते हैं। फिर दो शब्द हैं, एक शब्द है एडिक्शन और एक शब्द है डिपेंडेंसी। एडिक्शन शब्द का मतलब होता है किसी ड्रग के इफेक्ट से साइकोलॉजिकली अटैच हो जाए, कि जैसे सेंस ऑफ यूफोरिया होता है, डर नहीं लगता है, एनर्जी बड़ी हुई लगती है तो उनको अच्छा लगता है। तो इमोशनल या साइकोलॉजिकल अटैचमेंट अगर दवा से हो गया तो इसको एडिक्शन कहते हैं। तो ध्यान से आखिरी सुनेंगे। मान लेते हैं कि अचानक ड्रग जो एब्यूज कर रहे हैं वो ना मिले, तो अगर एब्यूज ड्रग नहीं मिली तो बॉडी में अनप्लीजेंट सिम्टम आने लगेंगे, जैसे चक्कर आने लगेगा, उलझन होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना पसीना हो जाएंगे, हो सकता है बेहोश भी हो जाएं। इनको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। अगर विड्रॉल सिम्टम आने लगे हैं इसका मतलब अब ये व्यक्ति डिपेंडेंस में चला गया है। डिपेंडेंस का मतलब है कि दवा के बगैर आप सामान्य काम भी कर ना पाओ, ये क्या है? डिपेंडेंस। इतना हो लिख लो। पहली लाइन, एडोलिसेंस क्या है? बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एज कितनी है? 12 से 18। और इसी समय स्टार्ट होता है क्या? एब्यूज ड्रग। एब्यूज ड्रग इसी समय शुरू होती है। अच्छा, एब्यूज ड्रग का क्या इफेक्ट होगा? तो एक तो उसका तो जीवन खराब होगा ही, सोसाइटी और परिवार भी बहुत डिस्टर्ब होगा। तो एब्यूज इफेक्ट क्या है? एब नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। स्कूल एब्सेंस, घर से निकलेंगे स्कूल, स्कूल पहुंचेंगे नहीं, ठीक है, कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है, एग्जाम नहीं देंगे। रिड्यूस परफॉर्मेंस, यही सब समस्याएं आएंगी। और सुनो क्या होगा, अगर कहीं लार्ज डोज ले लिया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, और हो सकता है कि क्या हो जाए, डेथ भी हो जाए, ठीक है। सब इफेक्ट हैं। एडिक्शन क्या है? अगर दवा के इफेक्ट से इमोशनली अटैच हो जाएं तो एडिक्शन है, और दवा के बगैर सामान्य काम न कर पाए जीवन के तो क्या है? डिपेंडेंस है। लिख ले 2 लाइनें और बस हो गया है। लिखो टिक करके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। किसका? ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग। अच्छा, पहले लेते हैं स्मॉल डोज और आता है मोर इफेक्ट। क्यों?
रिसेप्टर को पहली बार दवा मिलेगी, फिर सेम डोज और आगे मिलेगा नो इफेक्ट, तो क्या करेंगे? तो इंक्रीज डोज, फॉर सेम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बढ़ जाता है। टॉलरेंस ऑफ रिसेप्टर, और ऐसे होते होते एक ना एक दिन एडिक्शन और क्या आ जाएगी? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि अचानक एब्रप्ट स्टॉप कर दिया जाए अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो क्या आने लगेंगे? विड्रॉल सिम्टम, कंडीशन ऑफ appearance of withdrawal symptom, कब? when stop drug मान लेते उस व्यक्ति को उठा के एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो अगर कमरे में बंद कर देंगे तो बाहर से कुछ मिलेगा है नहीं, तो क्या होगा? उसको विड्रॉल सिम्टम आएंगे, और विड्रॉल सिम्टम जानलेवा हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर ऐसा होने लगा इसका मतलब क्या हो गई है? डिपेंडेंसी हो सकती। जरा एनसीईआरटी खोलो। क्या? एक लाइन हो जाए, बढ़ा लो। अगर अल्कोहल यूज करेंगे तो क्या होगा? लिवर खराब हो जाएगा, नहीं होगा? लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल से लिवर डैमेज। बस 5 मिनट रुके, एनसीईआरटी देख लें। इसमें कुछ खास बात नहीं है, यहां से पढ़ना है। ड्रग विच इज कॉमनली एब्यूज्ड आर मेजॉरिटी ऑफ, बेटा 2 मिनट रुको। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर कहां से मिलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। कुछ कहां से मिलती है? फंजाई। ओपिवाइड बाइंड टू स्पेसिफिक ओपिवाइड रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सीएनएस और कहां? जीआईटी। हीरोइन कॉमनली नाम स्मैक है, केमिकली क्या है? डाइथाइल मार्फिन। व्हाइट होगा, ओडरलेस होगा, बिटर होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मार्फिन। और मार्फिन कहां से एक्सट्रैक्ट हुई है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनीफेरम। जनरली टेकन बाई स्नॉर्टिंग या किससे? इंजेक्शन। ये डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन करेगा क्या? बॉडी फंक्शन। डायग्राम दूर से पहचानिएगा। अगर ये डायग्राम बन के आ गया और पूछ लेगा स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट, क्या बताओगे? ये डिप्रेसेंट है। और ये क्या है? पॉपी प्लांट। ये है पॉपी, ये है पॉपी। कैनाबिनॉइड ये क्या है? तो ये भी ग्रुप ऑफ केमिकल ही है, बस किससे इंटरेक्ट करेगा? अपने रिसेप्टर से। कहां प्रेजेंट है? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड कहां से मिलेंगे? ये अंडरलाइन कर लो बेटा। इन्फ्लोरेसेंस किस पौधे के? कैनाबिस सटाइवा, जिसको हेम प्लांट। अगर फ्लावर टॉप ले लो, लीफ ले लो, रेजिन ले लो, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो क्या मिलेगा? मारीजुआना भांग है, हशीश है, चरस है, गांजा। कैसे लेंगे? इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन। और इनका इफेक्ट कहाँ है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लेकिन स्टिमुलेंट है। ये दोनों डायग्राम दूर से पहचानेंगे। ये डायग्राम देके पूछे स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट? ये स्टिमुलेंट है, और ये भी स्टिमुलेंट है। पत्ती किसकी है? कोका एल्कलॉइड।
कोका एल्कोलाइड या कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका से आया है। ट्रांसपोर्ट न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा? डोपामिन का क्या कर देगा? इंटरफेयर। लेंग कोक या क्रैक कहते हैं। लेते कैसे? स्नॉर्टिंग। पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस और सेंस किसका? यूफोरिया, बढ़ा हुआ एनर्जी। अगर डोज ज्यादा ले लिए तो न सांप होगी न रस्सी होगी और सांप नजर आने लगेगा। क्या? हेलुसिनेशन। वेल नोन प्लांट जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाले हैं कौन? एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। आज के समय में कैनाबिनॉइड एब्यूज बाय सम, ये देखो 3 नाम लिखे हैं। कुछ दवाइयां जैसे बार्बिट्रेट और एम्फेटामाइन और बेंजोएडापाइन, ये ऐसी सिमिलर दवाएं नॉर्मली यूज एज मेडिसिन किन मरीजों के लिए? जिनमें मेंटल इलनेस हो जैसे डिप्रेशन और इंसोम्निया, इनका भी क्या होने लगा है? एब्यूज होने लगा। मार्फिन बहुत इफेक्टिव क्या है और क्या है? पेन किलर। यूजफुल इन पेशेंट अंडरगोन सर्जरी, बाकी कुछ नहीं है। तंबाकू कितने सालों से इंसान खा रहा है? 400 सालों से। अच्छा ठीक है। तंबाकू में कौन सा केमिकल है? निकोटीन। किसको स्टिमुलेट? एड्रेनल। क्या निकलवाया? तो क्या बढ़ाएगा? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। अगर स्मोकिंग करोगे तो क्या क्या मिलेगा? ये सब मिलता गया आपको, जितना कुछ मिलेगा। और अगर तंबाकू चबाओगे तो क्या मिलेगा? कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एडोलिसेंस पैराग्राफ 12 फर्जी लाइन लिखी है। काम की चीजें 2 हैं। ये है 12 से 18 साल और इसी समय बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होते सोते सब लोग खा रहे, लाओ हम भी खा के देखें, पता करें, एक्सपेरिमेंट करें, उसी चक्कर में खाना शुरू कर देते हैं। एडिक्शन और डिपेंडेंस, एक लाइन केवल अंडरलाइन करो यहां, ये केवल इतना बस। एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। और एक लाइन यहां अंडरलाइन करो, डिपेंडेंस क्या है? विड्रॉल सिम्टम आने लगे अगर एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दी जाए, अचानक बंद कर दिया जाए तो क्या कहोगे? विड्रॉल सिम्टम आने लगे, बाकी कुछ खास नहीं। ड्रग और अल्कोहल का क्या यूज है? सब बर्बाद जाएगा, यहाँ लाइन में लिख दो, सब खराब जाएगा। ये देखो लिखा है लिवर सिरोसिस, ये भी एक बार आया है। इस पैराग्राफ को घर में पढ़ लीजिएगा। कैसे बचोगे? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। जो घर वाले, कब सिलेक्शन होगा? तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है। जबरदस्ती का प्रेशर ना बनाओ, तुमसे क्या मतलब है, सिलेक्शन हमारा होगा, ऐसे बोल दिया करो। एजुकेट एंड काउंसलिंग, थोड़ा काउंसलिंग की जाए, लोगों को समझाया जाए ये दवाइयां ना लें। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। और लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और आखिरी में डॉक्टर की भी हेल्प लेनी चाहिए, बस।